1945 24 अक्टूबर। एक नाजी अधिकारी नूर्नबर्ग जेल की कोठरी में बंद है। 3 दिन पहले उस पर अभियोग लगाया गया था। आरोपों में आक्रामक युद्ध की साजिश रचने पहला, युद्ध अपराध करने तीसरा, जिसमें कैदियों और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है, और मानवता के खिलाफ अपराध चौथा, जिसमें हत्या, नरसंहार, गुलाम बनाना, उत्पीड़न शामिल है। रॉबर्ट ले ने 25 मिलियन जर्मन श्रमिकों की देखरेख की, श्रमिक शिविरों का निर्माण किया, जिसमें अनगिनत लोगों की जान गई, और लोगों को माल की तरह सीमाओं के पार पहुंचाया। उनका मुकदमा 20 नवंबर से शुरू होता है, एक ऐसी घटना जो वह नहीं देखेंगे लाखों लोगों के। हे शासक को कुछ ही घंटों में एक तौलिए से फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति में क्या बदल देता है। एक साम्राज्य 8x13 फीट से 8x13 कंक्रीट की कोशिकाओं में कैसे सिकुड़ जाता है। अपने आदेश के तहत उन्होंने जर्मनी में प्रत्येक ट्रेड यूनियन को समाप्त कर दिया तथा उनके स्थान पर केवल रीच के प्रति वफादार संगठन की स्थापना की। हिटलर के नेतृत्व में मजदूर हड़ताल, बातचीत या पलायन नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें जबरन श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस व्यवस्था को कुछ लोग समाजवाद कहते थे तो कुछ इसे गुलामी कहते थे। उसके शासन के दौरान विदेशी मजदूरों को पोलैंड, फ्रांस, सोवियत संघ के क्षेत्रों, नीदरलैंड और बेल्जियम से आने के लिए मजबूर किया गया था। ये लोग जर्मनी की खदानों, कारखानों और खेतों में काम करते थे। उनमें से हजारों कुपोषण, थकावट और मारपीट के कारण मारे गए। भर्ती प्रक्रिया अधिकारियों की निगरानी और अनुमोदन से होती थी और उनके नियंत्रण में आदेशों पर हस्ताक्षर किए जाते थे। मई 1945 तक रीच राख में तब्दील हो चुका था। हिटलर 30 अप्रैल को फ्यूहरर बंकर में मारा गया। अगले दिन गोएबल्स मारा गया और हिमलर को बंदी बना लिया गया, और बाद में 23 मई को साइनाइड से मृत पाया गया। इस व्यवस्था के निर्माता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे भाग गए थे। अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी जर्मनी का ऐसा सटीक इतिहास पसंद है तो सदस्यता लेने पर विचार करें। कृपया अपना स्थान साझा करें जहां से आप इसे सुन रहे हैं। यह जानकारी शोध और तथ्यात्मक साक्ष्य पर आधारित है। कॉर्नेल लॉ स्कूल के डोनोवन नूर्नबर्ग ट्रायल संग्रह, अक्टूबर 1945, और यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मनोरोग मूल्यांकन के रिकॉर्ड से हम अपनी जानकारी खींचते हैं। मुख्य रूप से आधिकारिक सैन्य रिपोर्टों से, माध्यमिक सारांशों से नहीं। 20 अप्रैल 1945 को लेने हिटलर से आखिरी बार बर्लिन के मध्य में फ्यूहरर बंकर में अपने 56वें जन्मदिन पर मुलाकात की, जब सोवियत तोपखाने शहर की सड़कों पर बमबारी कर रहे थे। हिटलर द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था। अगले दिन लेने बवेरिया के एक पहाड़ी क्षेत्र बर्कटेस्गारेन के लिए प्रस्थान किया। उम्मीद थी कि वह एक अल्पाइन गढ़ ढूंढ लेंगे, लेकिन यह कभी भी साकार नहीं हुआ। इसके बजाय हिटलर बर्लिन में ही रहा। रीच के टूटने के साथ ले को बेरोजगार और बिना उद्देश्य के छोड़ दिया गया था। हेक्लाता गंजाडॉ अर्नस्ट डिस्टेलमेयर होने का दावा करता है, लेकिन सैनिकों को उस पर शक होता है। वे उसकी जगह नाजी पार्टी के कोषाध्यक्ष फ्रांज जेवियर श्वार्ट्ज को बुला लाते हैं। वह अंदर आता है और पूछता है, तो डॉक्टर ले, क्या चाल है? उसका भेद खुल जाता है। ले को पकड़ लिया जाता है। वह जहर लेने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। बाद में दिल का दौरा पड़ने का दावा करता है। अमेरिकी उसे लक्समबर्ग के मोंडोर्फ लिस्बन ले जाते हैं, एक होटल जिसे हिरासत केंद्र में बदल दिया गया है, जिसका कोड नाम अश्कन है। इस जेल में गोरिंग, रिबेंट्रोप, कीटल और स्पीयर जैसे पकड़े गए नाजी नेता रहते हैं, जिनमें ले भी शामिल हैं। 1945 की गर्मियों की बात है जब नूर्नबर्ग के मुख्य मनोचिकित्सक मेजर डगलस केली आते हैं। उनका काम यह तय करना कि क्या
ये लोग मुकदमे का सामना करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या पागल हैं। वहले का विस्तृत साक्षात्कार करते हैं, रोरशाक परीक्षण करते हैं और अपने अवलोकन दर्ज करते हैं। ले बेचैन है, शब्दों को मिलाता है, फूलों के गलत नाम रखता है, बेतुके वाक्य बनाता है, बातचीत के दौरान चिल्लाता है और अनियमित व्यवहार करता है। केली को उसके ललाट पाली में क्षति होने का संदेह है। 1917 में ले का विमान फ्रांस के ऊपर गिरा दिया गया। उन्होंने 2 साल बंदी के रूप में बिताए। इस दुर्घटना के कारण उन्हें संभवतः मस्तिष्क क्षति हुई, जिसके परिणामस्वरूप वे जीवन भर हकलाते रहे। उन्हें अत्यधिक शराब पीने, हिंसक स्वभाव और संदिग्ध निर्णय लेने की आदत हो गई थी। उनकी भावनात्मक स्थिरता अस्थिर थी, साथ ही उनकी तर्क क्षमता भी। हालांकि मनोचिकित्सक के लिए उनका निश्चित निदान नहीं कर सके। ऐसी संभावना थी कि ले को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिससे संभवतः मुकदमे से बचा जा सके। लेकिन केली को निर्विवाद प्रमाण चाहिए था। केली को लेके मस्तिष्क से प्रमाण चाहिए था। अगस्त 1945 में कैदियों को लक्समबर्ग से नूर्नबर्ग ले जाया गया। न्याय महल में जेल थी, जिसके पूर्वी भाग में कोठरियां थीं। प्रत्येक कोठरी में दी हार से सटा एक बेंच बेड, एक आदिम शौचालय, एक लकड़ी की मेज और एक जर्जर कुर्सी थी, जिसे जानबूझकर कमजोर किया गया था ताकि कैदी उनका इस्तेमाल फांसी के लिए न कर सके। प्रत्येक कोठरी में एक बल्ब लगा हो था, जबकि पहरेदार एक दरवाजे के छेद से निगरानी करते थे। मुकदमे की जगह का चुनाव रणनीतिक रूप से किया गया था। नूर्नबर्ग, जो कभी नाजीवाद का पवित्र शहर था, अब न्याय स्थल बन गया। ब्रिटिश लॉर्ड जस्टिस जेफरी लॉरेंस इसकी अध्यक्षता करेंगे। 4 शक्तियों के अभियोजक इसमें भाग लेंगे: संयुक्त राज्य अमेरिका, रॉबर्ट जैक्सन; ब्रिटेन, हार्टले और शॉकरॉस; फ्रांस, फ्रेकोइस डे मेटन; सोवियत संघ, रोमन रुडेको। 24 लोगों पर आरोप तय: हिटलर, गोएबल्स, हिमलर की मौत, बोरमैन लापता, क्रुप बीमार, शेष 21 में ले। नंबर 21 शामिल है। 6 अक्टूबर 1945 अलग सेल डॉ लियोनार्डो कोंटी, रीच के स्वास्थ्य नेता। एसएस ओबरग्रुपेनफ्यूहरर। T4 इच्छामृत्यु कार्यक्रम के वास्तुकार। 200,000 से अधिक मानसिक रोगियों और विकलांग बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार, जिन्हें उनके कार्यक्रम के माध्यम से मृत्यु कक्षों में हेन बदल दिया गया था। एक डॉक्टर के मुकदमे का सामना करते हुए वह अपने खिलाफ सबूतों को जानता था। तस्वीरें, दस्तावेज, गवाहों के बयान। निराशा में कोटी ने अपना कंबल फाड़कर फंदा बनाकर अपनी जान ले ली। जेल के प्रभारी कर्नल बर्टन एंड्रस ने आगे आत्महत्याओं को रोकने का संकल्प लिया और नए उपाय लागू किए, जैसे रात में कोठरियों से कुर्सियां हटाना, दिन में कुर्सियों को दीवारों से न छूने देना और हर 30 सेकंड में कोठरियों की जांच के लिए गार्डों का इस्तेमाल। लगातार निगरानी और रात में हर 15 मिनट में कोठरियों में रोशनी चमकाना। ले को कोटी की मौत की खबर तो मिली, लेकिन उन्होंने सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी। 18 अक्टूबर 1945 बर्लिन। 4 अभियोजकों ने रॉबर्ट ले सहित 24 नामों के साथ अभियोग दायर किया। कागजात अभियुक्तों को सौंपने के लिए नूर्नबर्ग पहुंच गए। 3 दिन में ले अपनी कोठर में ही रहे, पत्र लिखते रहे, उपलब्ध कराई गई सामग्री पढ़ते रहे और गुस्ताव गिलबर्ट, जो एक जेल मनोवैज्ञानिक थे और अंग्रेजी व जर्मन दोनों भाषाओं में पारंगत थे, से बातचीत करते रहे। हर दिन गिलबर्ट प्रतिवादियों का साक्षात्कार करते और उनकी बातचीत रिकॉर्ड करते। ले गिलबर्ट से उनके बचाव की तैयारी के बारे में सवाल करते हैं और इस उलझन में है कि उन्हें उन अपराधों के खिलाफ पना बचाव क्यों करना चाहिए जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे न्यायाधिकरण को विजेताओं द्वारा दी गई एक अन्यायपूर्ण सजा बताते हैं और सवाल करते हैं कि उन्हें एक अपराधी की तरह मुकदमे का सामना क्यों करना पर
रहा है। हालांकि उनके शब्द झिझकते और अस्पष्ट हैं, निराशा और आक्रोश से भरे हुए हैं। गिलबर्ट ले की भावनात्मक स्थिति का अवलोकन करते हैं और उनकी अपनी बेगुनाही में विश्वास, साथ ही किसी भी गलत काम से इनकार पर भी ध्यान देते हैं। 21 अक्टूबर 1945 को चेतावनी दी गई, अभियोग पत्र ले को सौंप दिया जाएगा। अभियोग पत्र पढ़ता है, आरोप में एक ही साजिश, गैरकानूनी युद्ध छेड़ने की साजिश, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन शामिल है। युद्ध अपराधों के 3 मामले, जैसे युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार, नागरिक आबादी के प्रति दुर्व्यवहार, मानवता के खिलाफ अपराधों के 4 मामले, हत्या, विनाश, गुलाम बनाना, नस्ली, धार्मिक या राजनीतिक आधार पर नागरिक आबादी का उत्पीड़न, उसका नाम गुलाम श्रम, मौतों और पीड़ा के उदाहरणों से जुड़ा है। गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूत सहित सबूत सूचीबद्ध हैं। सामग्री को पढ़ने में घंटों बिताए जाते हैं। तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नाम वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। उस के आदेश के तहत जारी आदेश, उसके कार्यालय को दायर रिपोर्ट सीधे उस तक ले जाने वाला एक रास्ता बनाती हैं। वह इस वास्तविकता को स्वीकार करता है, भागने या बचाव का कोई साधन नहीं मिल पाता है। एक निजी नोट में उन्होंने लिखा, मैं अब यह शर्म सहन नहीं कर सकता। मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, खाना पौष्टिक है, यह मेरे आश्रय में आराम से है। अमेरिकी ज्यादातर सही और आंशिक रूप से दयालु हैं। मानसिक रूप से मेरे पास पढ़ने की सामग्री है और मैं जो चाहता हूं उसे व्यक्त करता हूं। मुझे कागज और पेंसिल मिलते हैं, वे मेरी भलाई का भरपूर ध्यान रखते हैं। मुझे तंबाकू और कॉफी की अनुमति देते हैं। मैं ईश्वर के साथ शांति में हूं। मैं उनकी क्षमा और करुणा की याचना करता हूं, सच्चे मन से इसके लिए प्रार्थना करता हूं। जल्द ही मधुर मृत्यु आती है। मेरे सभी कष्टों का समाधान मेरी इंगा और मेरे फ्यूहर रा के लिए एक दूसरा संदेश उभरता है। एक अलग लहजे में हमने ईश्वर को त्याग दिया है, इसलिए उन्होंने हमें त्याग दिया। हमने उनकी दिव्य कृपा को मानवीय इच्छा शक्ति से बदल दिया। यहूदी विरोध में हमने सृष्टि में उनकी एक मूलभूत आज्ञा का उल्लंघन किया। यहूदी विरोध ने हमारे दृष्टिकोण को विकृत कर दिया और हमने गंभीर गलतियां की। गलतियां स्वीकार करना कठिन है, लेकिन हमारे लोगों का हित ही दांव पर है। नाजियों के रूप में हमें यहूदी विरोध को त्यागने का साहस जुटाना होगा। विरोधाभास स्पष्ट है। फ्यूहरर के प्रति वफादारी एक यहूदी विरोधी गलती की स्वीकारोक्ति। दो मन, दो संदेश, दोनों पीछे छूट गए। 24 अक्टूबर 1945, आखिरी दिन, सुबह की रस्में, नाश्ता परोसा गया। उसने खाना खाया। गार झांकने के छेद से निगरानी रखता है। 2 घंटे की शिप, 4 घंटे का रोटेशन, 3 दिन ड्यूटी पर, 3 दिन छुट्टी, नियमित कार्यभार। प्रत्येक गार 4 कोठरियों की देखरेख करता है। कैदियों से कोई बातचीत नहीं, हर समय निगरानी बनाए रखें। वह सुबह सामान्य लगता है, दिन बीतता है, वह बैठता है, खड़ा होता है, टहलता है। सामान्य कैदी व्यवहार। गार को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती। जैसे जैसे शाम करीब आती है, रात का खाना परोसा जाता है, वह खाता है। शाम के 6 बजे, 7 बजे रात गिरने लगी है। बाहर अंधेरा छाने पर कोठरियों को कृत्रिम रूप से रोशन किया गया। गार्ड अपना रोटेशन जारी रखते हैं। 7:45 बज रहे हैं। वह एक जियाई तौलिया को गीला करता है, जिससे यह लचीला हो जाता है। वह तौलिया अपनी गर्दन में फंसाता है, शरीर को मोड़ता है, फंदा कसता है, रक्त संचार बाधित होता है। शौचालय में गोपनीयता के लिए डिजाइन किया गया एक धंसा हुआ कोना। दरवाजे के स्लॉट से केवल पैर दिखाई दे रहे हैं, जो सामान्य बैठने की स्थिति में है। एक कैदी शौचालय का उपयोग कर रहा है। गार्डों को दखल न देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ले वहां बिना हिले लटके हैं। 8 बजने में मिनट बीतते हैं। फिर एक गार्ड द्वारा नियमित जांच की जा हाती है। वह
पैरों को देखता है और मानता है कि ले बैठ गया है। अपनी गश्त जारी रखता है। 8:10 पर गार्ड का कॉर्पोरल शाम के संग्रह के लिए आता है। आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए हर रात मां वापस करने की आवश्यकता होती है। लेकी कोठरी पर दस्तक देता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। असामान्य कॉर्पोरल दरवाजा खोलता है और शरीर को लटकते हुए हाथ और झुके हुए गर्दन के चारों ओर एक तौलिया कसकर पाता है। कॉर्पोरल जेल के चिकित्सक डॉ सावधानियों, निगरानी और बचने के कोई रास्ते न होने के आश्वासन के बावजूद उनकी आत्महत्या सफल रही। कर्नल एंड्रस ने तुरंत सूचित किया। विफलता की पुष्टि हुई। दूसरा आत्महत्या का मामला वादा टूट गया। मेडिकल जांच शुरू हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेनी उचले ने एक आधिकारिक रिपोर्ट पेश की। मृत्यु का समय 24 अक्टूबर 1945 को रात 8 बजे के आसपास था। मौत का कारण गला घोंटना। खुद को सेल में नोट्स मिले। शरीर और सेल की तस्वीरें ली गईं। साक्ष्य एकत्र और संरक्षित किए गए। एंड्रस ने कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया। भविष्य हलंत्य के बंदियों को कंबल के बाहर हाथ रखने होंगे। टेबल को अस्थिर बनाया जाएगा। रेजर निषिद्ध। टाई और जूते के फीते प्रतिबंधित। व्यायाम के घंटों के दौरान दैनिक सेल की तलाशी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरती गईं। हालांकि न्याय उसे चकमा दे गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई फांसी नहीं। एक साफ निजी मौत। डगलस केली वाशिंगटन का आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। देर रात की प्रक्रिया। क्लैम ने मस्तिष्क को निकाला। मस्तिष्क को फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोया गया। लकड़ी के बक्से में रखा गया। लेबल पर मसाले लिखा था। ट्रांसअटलांटिक रूट पर से परिवहन किया गया। गंतव्य वाशिंगटन डीसी। प्राप्तकर्ता डॉ वेब हेमेकर, न्यूरोपैथोलॉजिस्ट। प्रसिद्ध विशेषज्ञ केली ने पत्र व्यवहार किया। ललाट लोब में क्षति के लिए जांच की गई। निदान कर ही पुष्टि की गई। नाजी नेताओं में मस्तिष्क विकारों का प्रदर्शन किया गया। उनके व्यवहार को स्पष्ट किया गया। नाजी व्यक्तित्व की पहचान की गई। हेमेकर मस्तिष्क का विच्छेदन करता है। पतले ऊत को के टुकड़ों से सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड तैयार करता है। ऊतकों पर रंग लगाता है और आवर्धन पर जांच करता है। हफ्ते बीत जाते हैं। हेमेकर जवाब लिखता है। मिलेजुले निष्कर्ष प्रमाण ललाट खंड में हैन एक लंबे समय से चली आ रही अपक्षी प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। क्रोनिक एन्सेफेलोपैथी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं को क्षीण करने के लिए पर्याप्त अवधि और गंभीरता। हालांकि हेमेकर इसका सटीक कारण नहीं बता पाता। यह किसी विमान दुर्घटना के आघात के कारण हो सकता है। यह लंबे समय तक शराब के सेवन का परिणाम भी हो सकता है। हेमेकर एक निजी पत्र लिखता है। मस्तिष्क की असामान्य हलंत्यता की सीमा आरंभ में लगाए गए अनुमान से कम व्यापक है। मुझे लगता है कि इस मामले को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि निर्णायक प्रमाण के बिना व्याख्याएं काफी भिन्न हो सकती हैं। केली की परी कल्पना की वैधता कमजोर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एक नाजी वायरस का पीछा किया जिसके बारे में माना जाता है कि वह अत्याचारों के लिए जिम्मेदार साझा दोषों की व्याख्या कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई वायरस नहीं मिला। रोरशाक परीक्षणों ने मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य नाजी नेताओं का संकेत दिया, जबकि आईक्यू परीक्षणों ने बहुत ही बेहतर श्रेणी में 128 के औसत स्कोर के साथ उच्च बुद्धिमत्ता दिखाई। यहां तक कि गोयरिंग ने 138 अंक प्राप्त किए और शाक्त ने 143 अंक हासिल किए। ये बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष थे, फिर भी उन्होंने बुरे कृत्य किए। यह एक परेशान करने वाला प्रश्न उठाता है। यदि नाजी सामान्य थे, तो क्या कोई भी नाजी बन सकता है? एक पड़ोसी, सहकर्मी या स्वयं? 1 जनवरी 1958 को 45 साल की उम्र में केली ने नूर्नबर्ग के 12 साल बाद गोरिंग की तरह ही साइनाइड विधि का
इस्तेमाल करके अपनी जान ले ली। डगलस केली ने अपनी जान दे दी। नाजियों के मन की गहराई में झांकने वाले मनोचिकित्सक की मृत्यु उनके पसंदीदा अध्ययन विषय की याद दिलाती हुई हुई 24 अक्टूबर की उसी रात उनके शरीर को बिना कर हिसी समारोह चिन्ह या दर्ज स्थान के नुरेमबर्ग के दक्षिणी कब्रिस्तान या सूद फ्राइडहोफ में एक अज्ञात कब्र में तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों को एक नवनाजी मंदिर होने का डर था और बाद में उन्होंने फांसी दिए गए युद्ध अपराधियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। उनके शवों को रचाऊ में जला दिया और राख को इसार नदी में बहा दिया। यह उनके बारे में किसी भी तरह का निशान मिटाने, शहादत को नकारने और उनकी मृत्यु को गुमनाम रखने का प्रयास था, ठीक ले की तरह जिसका भी वही हश्र हुआ जो लियोनार्डो कोटी का था। एक और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का दोनों ही न्याय से बचने के इरादे से कब्रिस्तान तो बना हुआ है, लेकिन अज्ञात कब्रें छिपी हुई हैं और आगंतुकों के लिए दुर्गम है, जिससे वे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते या स्मारक नहीं बना सकते। 20 नवंबर 1945 को ले पूरी तरह से गायब हो गए। न्याय भवन में मुकदमा शुरू हुआ, जहां 21 प्रतिवादी मौजूद थे, जिनमें गोरिंग, रिबेंट्रोप, कीटल, कल्टेनब्रनर, रोसेनबर्ग, फ्रैंक, फ्रिक, स्ट्रीचर, सोकेल, जोरल, सीसिंक्वार्ट और स्पीयर शामिल थे। पूर्णविराम कार्यवाही के दौरान ले की कुर्सी खाली रही, क्योंकि मार्टिन बोरमैन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा था और गुस्ताव क्रुप ने बीमारी का हवाला देकर उपस्थिति से छूट ले ली। न्यूराथ, डोनित्स, रेडर, शिराच, फंक, पापेन, शैच्ट, फ्रिट्ज, हेस ये व्यक्ति 4 न्यायाधीशों के सामने पेश होते हैं। कुल 8 होते हैं। प्रत्येक देश से 2 लॉरेंस अध्यक्षता करते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी में एक साथ अनुवाद प्रदान किया जाता है। मुकदमा 10 महीनों के दौरान 216 अदालती सत्रों और 403 खुले सत्रों में फैला है। प्रस्तुत साक्ष्य में दस्तावेज, हजारों पृष्ठ, फोटोग्राफ, फिल्म फुटेज, एकाग्रता शिविर के बचे लोगों की गवाही, सैन्य रिकॉर्ड, हस्ताक्षरित आदेश या दायर की गई रिपोर्ट शामिल हैं। सभी नाजियों द्वारा की गई मौत की टन क्षमता के सबूत के रूप में काम करते हैं। अभियोजकों ने अपना मामला बनाया। 21 नवंबर को जैक्सन के शुरुआती बयान ने रूपरेखा को रेखांकित किया। इन प्रतिवादियों पर नाजी षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड होने, आक्रामक युद्धों का नेतृत्व करन, हे आतंक के उपकरण बनाने, शिविरों का संचालन करने, आबादी को गुलाम बनाने और लाखों लोगों की हत्या करने का आरोप है। प्रस्तुत साक्ष्य केवल गवाही ही नहीं है, बल्कि नाजियों के अपने शब्द, रिकॉर्ड और तस्वीरें भी हैं, ऐसे सबूत जिन्हें नकारा या टाला नहीं जा सकता। जैक्सन 4 घंटे तक बोलते हैं, इस मुकदमे की दिशा तय करते हुए, जो न्याय चाहता है, बदला नहीं। न्याय जीताधारित नहीं, मानक होना चाहिए। एक मिसाल कायम करना बेहद जरूरी है, जिसमें व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए। वे अपने देश की आड़ में छिप नहीं सकते या अपने बचाव के लिए उच्चतर आदेशों का दावा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जिम्मे दारी और व्यक्तिगत परिणाम सर्वोपरि हैं। मुकदमा 1946 की गर्मियों तक चला, जिसमें प्रतिवादियों ने गवाही दी। कुछ ने आरोपों को स्वीकार किया, इनकार किया या टाल दिया। गोरिंग ने अवज्ञा की, स्पीयर ने जिम्मेदारी स्वीकार की, हेस ने स्मृतिलोप का दावा किया, रिबेंट्रोप ने हिटलर को दोषी ठहराया, कीटल ने कहा कि वह आदेशों का पालन कर रहा था और इसी तरह के इनकार, कमजोरी और दोष स्थानांतरण के पैटर्न सा मने आए। हालांकि ले अनुपस्थित थे और गवाही नहीं दे सके या आरोपों को टाल नहीं सके। 1 अक्टूबर 1946 को फैसला सुनाया गया। गोरिंग, रिबेंट्रोप, कीटल, कल्टेनब्रनर, रोसेनबर्ग, फ्रैंक, फ्रिक, सॉकेल, जोरल, सीस इंक्वार्ट, स्ट्राइकर और बोरमैन अनुपस्थिति में को मौत की सजा सुनाई गई। हेस, फंक, रेडर और 4 अन्य को जेल की सजा सुनाई गई, जबकि डुनित्स को
10 साल की सजा सुनाई गई। शिराक को 20 साल, स्पीयर को उतने ही साल, न्यूरेथ को 15 साल की सजा मिली और शैच्ट, पपेन और अन्य 3 को बरी कर दिया गया। फ्रित्जचे, जिसे 22 मामलों में दोषी ठहराया गया था, को दास श्रम निदेशक के रूप में माना। ताके विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई सबूत स्पष्ट थे और उसे सभी आरोपों में दोषी पाया गया। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद फ्रित्जचे ने निर्धारित फांसी से 10 महीने पहले 24 अक्टूबर को एकांत में मृत्यु का विकल्प चुना। 16 अक्टूबर 1946 को भोर में न्याय के महल के व्यायामशाला में एक मानक ड्रॉप विधि का उपयोग करके फांसी की सजाएं शुरू हुई। मास्टर सार्जेंट जॉन वुड्स जल्ल हाथ थे और उन्होंने रिबेंट्रोप, कीटल, कल्टेनब्रनर, रोसेनबर्ग, फ्रैंक, फ्रिक, स्ट्राइकर, सॉकेल, योडेल, सीस और इंक्वार्ट सहित 11 लोगों को फांसी पर लटकाया। हालांकि गोरिंग 15 अक्टूबर को रात 10 बजे फांसी से कुछ घंटे पहले एक साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। साइनाइड कैप्सूल मिलने की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे सुरक्षा चूक की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्णविराम वुड्स ने 10 मिनट बाद फ्रित्जे को फांसी दे दी। प्रत्येक व्यक्ति काले कपड़े पहने, गले में फंदा डाले, फांसी के तख्ते की ओर बढ़ता है। फंदा गिर जाता है, जिससे गला घोंटने की प्रक्रिया सेकंडों का ही नहीं बल्कि मिनटों तक चलती है। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट है कि ये शुद्ध मौतें नहीं थीं। शवों को निकालने और उनकी तस्वीरें लेने से पहले उन्हें लटकाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन्हें ताबूतों में रखा जाता है, डचाऊ ले जाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है और उनकी राख एकत्र की जाती है। फिर इन राख को म्यूनिख ले जाया जाता है और एजार नदी की एक सहायक नदी मेजबाक में हलंचित कर दिया जाता है। सटीक स्थान गुप्त है और उस स्थान का विवरण देने वाला कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शवों और राख को मिटा दिया गया है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। गोरिंग का अलग से अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी राख भी बाकी लोगों से अलग बिखेरी गई थी। सारे निशान मिट जाते हैं, फिर भी वे 10 महीने पहले ही गायब हो चुके हैं। वे अपनी मृत्यु की शर्तें चुनकर फांसी, फोटोग्राफी और अंतिम अपमान से बचने में कामयाब रहे। जो बचे हैं वे हैं दस्तावेज, नूर्नबर्ग में ले की व्यापक फाइलें, पत्र, आदेश, रिपोर्टें और जर्मन मजदूरों के साक्ष्य, मोर्चे पर चल रहे अभियान, आनंद से शक्ति कार्यक्रम, संगठित छुट्टियां, मनोरंजन, खेल और मजदूरों की खुशी का दिखावा। इस दिखावे के पीछे जबरदस्ती, नियंत्रण, यूनियनों का अभाव, हड़तालों का अभाव और बिना किसी विकल्प के फंसे मजदूरों का दबदबा छिपा है। विदेशी मूल के मजदूरों को कष्ट सहना पड़ा, उन्हें जबरन सेवा में लगाया गया, उनका तबादला किया गया, मृत्यु तक काम करवाया गया। विस्तृत दस्तावेज रखे गए, नाम, नंबर, स्थान, ट्रेन के कार्यक्रम, शिविरों की सूची, मृत्यु दर, चिकित्सा रिपोर्ट, इन सभी अभिलेखों में लेके हस्ताक्षर बार बार दिखाई देते हैं, जो स्थानांतरण, शिविरों के निर्माण और श्रम कोटा के लिए उनकी स्वीकृति का संकेत देते हैं। नई परिस्थितियों के कारण मृत्यु दर में भी बदलाव आया, लेकिन काम जारी रहा, कोटा बढ़ा और अधिक मजदूरों की मांग बढ़ी। यह चक्र मई 1945 तक चलता रहा। ले को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उनके हाफ सबूत निर्विवाद थे। उनकी आत्महत्या के बावजूद इससे कुछ नहीं बदला, अपराध सिद्ध हो गया और इतिहास ने उनकी विरासत का कठोर मूल्यांकन किया। लेके मस्तिष्क की कांच की स्लाइडें, जिनमें हेमेक ऊतक के संरक्षित हिस्से थे, केली को भेजी गईं। 1958 में केली की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों को संग्रहीत किया गया और अंततः कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर संस्थान को दान कर दिया गया। आज अभिलेखागार में केस फाइलें, पत्राचार, तस्वीरें और रॉबर्ट ले नामक कांच की स्लाइडें हैं, जिनमें दृश्यमान
दागदार और मढ़े हुए मस्तिष्क के हिस्से दिखाई देते हैं दशकों बाद। शोधकर्ताओं ने उन्हें पुनः खोज निकाला। उन्नत तंत्रिका विज्ञान तकनीकों से प्राप्त नवीनतम निष्कर्षों का मूल्यांकन और व्याख्या करें। परिणाम विषय में ललाट लोब के क्षरण की परिकल्पना को प्रमाणित करते हैं। इसका कारण अस्पष्ट बना हुआ है। संभवतः आघात या शराब के दुरुपयोग या दोनों से उत्पन्न हुआ है। क्षति के बावजूद व्यक्ति कार्यों को समझने, परिणामों को समझने, सही और गलत में अंत र करने में सक्षम था। फिर भी उसने इसके विरुद्ध कार्य करने का विकल्प चुना। यह विकल्प आत्महत्या का एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसकी अब पुष्टि हो गई है। नए साक्ष्यों के आधार पर मामले का पुनर्मूल्य हांकन किया गया है और निर्णय में संभावित परिवर्तन की संभावना है। विषय ने पलायन, नियंत्रण का दावा और समय का चयन, जो उनके जीवन का अंतिम निर्णय प्रतीत होता है, का विकल्प चुना। इस मामले के अभिलेख गए हॉर्नेल लॉ स्कूल में संग्रहीत किए गए हैं, जो डोनोवन नूर्नबर्ग परीक्षण संग्रह का एक हिस्सा है, जिसमें अभियोग, साक्ष्य, साक्ष्य प्रदर्शन, तस्वीरें, फिल्म और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित व्यापक 10 दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह व्यापक संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध है, जो शोधकर्ताओं और छात्रों दोनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। विषय के विरुद्ध मूल अभियोग को संरक्षित किया गया है, जिसमें आरोपों, उद्धृत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का विवरण दिया गया है। मुकदमे की सभी तैयारियां कभी पूरी नहीं हुईं। अभियोजन पक्ष तैयार था, बचाव पक्ष के वकील नियुक्त किए गए और शुरुआत में ओटो क्रांसब्यूहलर को वकील नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी आत्महत्या के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया गया। दस्तावेजों के माध्यम से अपराध सिद्ध होने के कारण मुकदमे की आवश्यकता न ही पड़ी। फैसला इतिहास ने स्वयं सुनाया और अपराधी ने स्वयं सजा सुनाई। न्याय नहीं हुआ, लेकिन अपराध की पुष्टि हुई। बचे हुए लोग इस कठिन परीक्षा को याद करते हैं। पोलिश मजदूरों, सोवियत कैदी, होन भर्ती किए गए फ्रांसीसी नागरिकों, बिछड़े हुए डच परिवारों, बेल्जियम के मजदूरों से जबरन मजदूरी करवाई गई। ये सब लेके संगठन के तहत हुआ। जर्मन लेबर फ्रंट ने इन कार्यों का समन्वय किया। स्पीयर के हथियारों, सोकेल के श्रम कार्यक्रम और क्रुप, आईजी फारबेन और सीमेंस जैसी निजी कंपनियों को मजदूर उपलब्ध कराए। कुपोषण, बीमारी, थकावट, मारपीट, दुर्घटनाओं, अपर्याप्त भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल के कारण हजारों मजदूरों की मृत्यु हो गई। वे मरने तक काम करते रहे और उनकी जगह नए मजदूरों को भेज दिया गया। इस प्रणाली को ले द्वारा 1933 से 1945 तक डिजाइन, संचालित और जारी रखा गया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। एक रिकॉर्ड रखे गए, नाम लिखे गए, कब्रों पर निशान लगाए गए, लेकिन पीड़ितों को तब याद किया गया जब वह खुद एक गुमनाम कब्र में लेटा था। काव्यात्मक न्याय, उसने उनसे उनकी मानवता छीन ली। इतिहास ने उसका ठिकाना मिटा दिया। 23 अक्टूबर शाम 7:45 बजे से 24 अक्टूबर उसी समय तक 24 घंटे तक ले जिंदा था। सांस ले रहा था, खा रहा था, सोच रहा था, योजना बना रहा था, नोट्स लिख रहा था, सामग्री तैयार कर रहा था, तौलिया फाड़ रहा था, ताकत परख रहा था, गार्ड के रोटेशन पर नजर रख रहा था, ब्लाइंड स्पॉट्स की मैपिंग कर रहा था। शौचालय का कोना आदर्श था। दरवाजे के स्लॉट से छिपा हुआ सुरक्षा की अनदेखी को डी को खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया। गार्डों ने निगरानी बढ़ा दी, फिर भी एक वास्तुशिल्प दोष बना रहा। कैदियों की गोपनीयता के लिए धंसा हुआ शौचालय, हताश पुरुषों के लिए मौत का जाल लेने इसका पता लगाया, इसका फायदा उठाया, अपने समय का इंतजार किया। 7:45 बजे गार्ड के रोटेशन के अंतराल के दौरान जांचों के बीच कुछ मिनट पर्याप्त उसने अभिनय किया। गर्दन के चारों ओर तौलिया, मरोड़ गिरना, बेहोशी, मौत तेज और अपेक्षाकृत दर्द रहित। गला घोंटने से मौत से पहले बेहोशी आ जाती है, कोई दर्द नहीं,
कोई डर नहीं, कोई लंबी पीड़ा नहीं। फांसी के फंदे से भी ज्यादा स्वास्थ्यकर, साइनाइड से भी ज्यादा आरोप लगाने वालों या पीड़ितों का सामना करने या फैसला सुनाने से कहीं ज्यादा फांसी की रस्सी का सामना, आखिरी पहेली को सुलझाना। उसने इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया? क्या पाइपलाइन न का पाइप काफी मजबूत था? क्या तौलिए की पट्टी में जरूरी मजबूती थी? क्या उसके शरीर का वजन इतनी मजबूती से गला घोंटने के लिए काफी था कि उसे गिरा दिया जाए? क्या दबाव का कोण सही था? क्या पता ने से पहले ही मौत की अवधि काफी थी? ले जिनके पास न तो कोई मेडिकल ट्रेनिंग थी और न ही आत्महत्या की कोई नियमावली, उन्होंने पूरी तरह दृढ़ संकल्प और अवलोकन पर भरोसा किया। उन्होंने कोटी को हटाते हुए देखा था, सुरक्षा व्यवस्था देखी थी, उनकी कोठरी का अध्ययन किया था, गणना की थी और एक योजना बनाई थी। एक रसायनज्ञ का दिमाग काम पर लगा था, समस्या सुलझाने और समाधान ढूंढने में लगा था, तरीका तय की हा गया, समय की गणना की गई और अमल किया गया। सफलता 15 फरवरी 1890 को जन्मेले का निधन 24 या 25 अक्टूबर 1945 को हुआ। हालांकि सूत्रों में एक दिन का अंतर है, आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु की घोषणा 25 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन संभावना है कि 24 तारीख की शाम को उनका निधन हो गया। 24 तारीख को रात 8:10 बजे उनका निधन हुआ और उसके तुरंत बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर लिखा है, लेकिन वास्तव में वे 55 साल जीवित रहे, जिनमें से 30 साल नाजी आंदोलन में और 20 साल पार्टी नेतृत्व में बिताए। काम के मोर्चे पर 12, अदालत में 0 जीवन एक कोठरी में समाप्त हो गया। यह सिर्फ 8 गुना 13 फीट का था, जो एक कार्यालय, एक बेडरूम और जीवन में एक बार जो आदेश दिया गया था, उससे छोटा था। लाखों लोगों पर शासन करने से लेकर कुछ न होने तक, आदेश देने से लेकर आदेश लेने तक, मालिक होने से लेकर कैदी बनने तक शक्ति रखने से लेकर बेबसी का अनुभव करने तक, स्वीकार करने में असमर्थ, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उसने अपना निकास चुना। अमेरिकी गार्डों को विफलता के लिए दोषी ठहराया गया था, कर्नल एंड्रस को भी दोषी ठहराया गया था। गोरिंग ने आत्महत्या कर ली और एक साल बाद दोनों को दोगुना दोषी ठहराया गया। एंड्रस को दिसंबर 1946 में ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया, जिससे उनका करियर खराब हो गया। उनकी विरासत हमेशा के लिए सरी आत्महत्या के साथ जुड़ गई। ले की मौत ने इसका पूर्वाभास दिया। गोरिंग की मौत ने इसकी पुष्टि की। प्रणाली में खामियां थी, वास्तुकला सुरक्षा बनाए रखने में नाकाम रही। निजता ने निगरानी को दी और मानवीय चतुराई, सावधानियों पर भारी पड़ी लेने इसे साबित किया। गोइरिंग ने इसकी पुष्टि की। एंड्रस को उसकी असफलताओं के लिए पद से हटा दिया गया। वह अपराध बोध से ग्रस्त रहा। उसने एक संस्मर आना लिखा, अपने फैसलों का बचाव किया, परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन अपने कर्मों के बोझ से बच नहीं सका। दोनों ने अपने कृत्यों की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। दोनों की 1977 में मृत्यु हो गई। 32 वर्षों तक एक को दफनाया गया, जबकि दूसरे ने मुकदमे से परहेज किया। दोनों ने अपने अपने उद्देश्य तय किए। दोनों दंड से बचते रहे। लेने मुकदमे से परहेज किया और एंड्रस ने पूरी जवाबदेही से परहेज किया। गोरी ने जल्लाद को चकमा दिया। पीड़ितों ने पीड़ा, मृत्यु, भूखमरी और मारपीट के अलावा कुछ नहीं सहा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था और कोई पलायन नहीं था। उनकी मृत्यु उन पर थोपी गई थी, जबकि उनकी मृत्यु स्वयं चुनी हुई थी। इतिहास इस अंतर का दस्तावेजीकरण करता है। नूर्नबर्ग ने एक मिसाल कायम की। युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया। उच्चतर आदेशों ने को बचाव नहीं किया और राज्य की संप्रभुता ने कोई सुरक्षा नहीं दी। मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को
वैध माना गया मानक साक्ष्य आधारित अभियोजन था। व्यक्तियों को इन मानकों के आधार पर मुकदमों का सामना करना पड़ा, जो बाद में अन्य न्यायाधिकरणों के लिए आदर्श बन गए। 1945 के बाद से युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए नेताओं की जवाबदेही बरकरार रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पैग न्यायाधिकरण और सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाली राष्ट्रीय अदालतों ने इस कानूनी ढांचे की स्थापना की है। नूर्नबर्ग की विरासत की इस निरंतरता का तात्पर्य है कि ऐसे मामलों में अभियोग लगाने वालों को इन मानकों के अनुसार मुकदमे का सामना करना पड़ता, दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने पड़ते और स्थापित मिसालों के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती, लेकिन अनुपस्थिति के बावजूद उनके मुकदमे के बिना ही न्याय किया गया, जिससे स्थापित अपराध के सिद्धांत पर बल मिला और विरासत को मजबूती में हिली। 21 प्रतिवादियों पर मुकदमा चला और 12 को फांसी दी गई, जिससे एक संदेश गया, नेता जवाबदेह हैं और पद के माध्यम से या आदेशों के पीछे छिपने का कोई रास्ता नहीं है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यक्तिगत परिणाम प्रबल होते हैं। अभियोजक और न्यायाधीश लेके अभियोग को स्वीकार करते हैं, हालांकि या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली या मुकदमे से पहले ही गायब हो गए, जिससे मुकदमे उनके बिना ही आगे बढ़ गए। भी भी सबूत पेश किए गए, लेकिन संलिप्तता का विस्तृत विवरण दिया गया। गुप्त श्रम गतिविधियों का खुलासा हुआ, जिससे दास श्रम की एक प्रणाली का पता चला। मृत्यु दर की गणना की गई, गवाहों ने परिस्थिति होन का वर्णन किया, दस्तावेजों ने लेके अधिकार को प्रमाणित किया, हस्ताक्षरों ने ज्ञान को प्रमाणित किया, आदेशों ने इरादे की पुष्टि की बिना किसी मुकदमे के अपराध स्थापित हो गया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बिना किसी गवाही के पूरा हो गया, लेको दस्तावेजों द्वारा दोषी ठहराया गया। इतिहास ने सजा सुनाई और अपने ही हाथों से फांसी दी गई। यह फैसला अनौपचारिक था, फिर भी सर्वसम्मति से दोषी सजा में मृत्युदंड थी, जो आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को रात 8 बजे सुनाई गई। उनकी आत्महत्या की पुष्टि बाद में हुई, लेने वह हासिल किया जो वह चाहते थे। अपनी शर्तों पर मृत्यु उन्होंने मुकदमे, गवाही, फैसले की घोषणा, फांसी के तमाशे, तस्वीरों और अंतिम अपमान से परहेज किया। हालांकि उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। अपराध कायम है, जैसा कि सबूत और दस्तावेज हैं। विरासत तय है, इतिहास का फैसला कायम है। रॉबर्ट ले एक युद्ध अपराधी था, मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी, हजारों लोगों का हत्यारा। एक व्यक्ति जिसने लाखों लोगों को गुलाम बनाया, अपनी जान ले ली। उसे गुमनाम रूप से दफनाया गया और उसे बड़े पैमाने पर एक चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। क्या होता है जब हठधर्मिता करुणा पर हावी हो जाती है, जब वफादारी नैतिकता से आगे निकल जाती है, जब सुविधावाद क्रूरता को मंजूरी देता है। वह इन लक्षणों का प्रतीक था। उसने प्रणाली तैयार की, इसे चलाया, इसका बचाव किया, जब तक कि सबूत सामने नहीं आए, जब तक आरोप नहीं लगाए गए, जब तक तथ्य अकाट्य नहीं हो गए। फिर वह गायब हो गया। 24 अक्टूबर 1945 को रात 8 बजे एकमात्र निकास एक तौलिया फंदा और एक शौचालय पाइप बचा था। एक विवरण शेष है। पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट मेडिकल परीक्षक के नोट्स में तौलिया से लिगचर के निशान और हायोइड हड्डी की उपस्थिति का पता चलता है। समय बिल्कुल सही था, उसने सही गणना की थी। रसायनज्ञ ने अपना भाग्य तय कर लिया था। चरों का आकलन किया गया, परिणाम का पूर्वानुमान लगाया गया, प्रयोग सफल रहा। मृत व्यक्ति रॉबर्ट ले ने विज्ञान में अपना अंतिम महत्वपूर्ण योगदान यह सिद्ध करके दिया कि एक बंदी व्यक्ति निगरानी से बच सकता है। उनके निष्कर्षों ने ऐसे संदर्भों में वास्तुकला के महत्व को रेखांकित कर किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे
गोपनीयता आत्महत्या को बढ़ावा दे सकती है। इस घटना से सीखे गए सबक भविष्य की जेलों को नए सिरे से डिजाइन करने, सभी कोठरियों में दृश्यता सुनिश्चित करने, कोठरियों और अंधे स्थानों को हटाने, पारदर्शी शौचालय स्थापित करने, 24 घंटे प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने और वीडियो निगरानी लागू करने में सहायक होंगे। हालांकि ये आधुनिकीकरण 24 अक्टूबर 1945 को घटी घटन हाव को पलट नहीं पाएंगे, जब लेने 55 वर्षों के बाद कंक्रीट की दीवारों, एक धातु के शौचालय और एक सूती तौलिए से सुसज्जित 8x13 इंच की कोठरी में अपनी अंतिम सांस ली थी। उनके अंतिम क्षण स्वनिर्धारित थे और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे शोध दस्तावेज, साक्ष्य, कांच की स्लाइड और यहां तक कि मस्तिष्क के ऊतक भी पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाए हैं। पैथोलॉजी दर्ज की गई, अपराध स्थापित किया गया तथा अभिलेखागार में एक व्यापक रिकॉर्ड रखा गया, जिसमें 18 अक्टूबर को दायर 3000 पृष्ठों का अभियोग भी शामिल है, जिसमें उनके विरुद्ध आरोपों का विवरण दिया गया है। धारा 3 के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख किया गया यह है कि ले को 1933 से आक्रामक युद्ध छेड़ने की साजिश में फंसाया गया था। वह 1932 में आंतरिक घेरे में शामिल हुए, जहां उन्होंने योजना बैठकों में भाग लिया और नई युद्ध तैयारियों और श्रमिक लामबंदी से संबंधित रणनीति सत्रों में भाग लिया, जिसकी सीधी जिम्मेदारी उन पर थी। अनुच्छेद 8 में सूचीबद्ध विशिष्ट उल्लंघनों में नागरिक आबादी को दास श्रम के लिए निर्वासित करना शामिल है, जिसमें ले द्वारा मनवित श्रमिक मोर्चा पोलैंड 1939, फ्रांस 1940, सोवियत क्षेत्रों 1941, नीदरलैंड और बेल्जियम 1942 में भेजे गए श्रमिकों के लिए समय सारिणी और गंतव्य निर्दिष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। लाखों लोगों को स्थानांतरित किया गया और हजारों लोग भूखमरी, बीमारी और ठंड के कारण रास्ते में ही मर गए। परिवहन की स्थिति को अमानवीय बताया गया था, जहां मवेशियों के लिए गाड़ियों में कई दिनों तक बिना किसी राहत के शौचालय, भोजन या पानी की व्यवस्था थी। समय सारिणी, संख्याएं और तरीके सभी ले द्वारा अनुमोदित थे, जिससे वह मानवता के विरुद्ध अपराधों जैसे हत्या, नरसंहार, दास्ता और उत्पीड़न में सहभागी बन गए। अनुच्छेद 12 के भाग 4 में यह खुलासा किया गया है कि आनंद के माध्यम से शक्ति की आड़ में जर्मन श्रम मोर्चा संचालन ने एक क्रूर वास्तविकता को छुपाया, जहां विदेशी श्रमिकों को गुलाम बनाया गया था। ले के संगठन ने फैक्ट्री मजदूरों को, जो यातना शिविरों के कैदी थे, पट्टे पर दे दिया था। उनके श्रम का भुगतान कैदियों को नहीं, बल्कि एसएस को मिलता था। मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था और वे मरने तक काम करते रहे थे और उनकी जगह तुरंत नए लोग ले लेते थे। यह व्यवस्थित और कुशल शोषण, औद्योगिक हत्या के बराबर था। ले का संगठन सौदे करता था, मजदूरों को कारखानों से जोड़ता था और दरों पर बातचीत करता था। वे गुलाम ही से मुनाफा कमाकर फीस भी वसूलते थे। इसके समर्थन में भारी सबूत हैं, क्योंकि अनुबंध सुरक्षित रखे गए हैं, पत्र संग्रहीत हैं और ज्ञापन दायर किए गए हैं, जिन पर ले के हस्ताक्षर हैं। इन कार्यों पर उनके संगठन के अधिकार को देखते हुए उनके लिए जिम्मेदारी से इनकार करना या बचना असंभव होगा। अभियोजकों ने ले मामले के लिए 47 लोगों की गवाह सूची तैयार कर ली है। 12 जीवित बचे लोग गवाही देंगे, जिन्होंने क्रुप कारखानों, पोलिश कैदी, कोयला खदानों, सोवियत कैदी, निर्माण स्थलों, फ्रांसीसी नागरिक और विमान संयंत्रों, डच मजदूर में काम किया था। वे मारपीट, भूखमरी, अपनी आंखों देखी मौतों, गायब हुए सहकर्मियों, दिवंगत दोस्तों और बिछड़े परिवारों का वर्णन करेंगे। उनकी गवाही बेहद चौंकाने वाली होने की उम्मीद है। अक्टूबर 1945 में बचे हुए लोग नूर्नबर्ग में प्रतीक्षा कर रहे थे तथा मैं
मुकदमे के लिए अपना बयान तैयार कर रहे थे। ले को चुनौती देने के लिए तैयार, सच को उजागर करने के लिए तैयार, न्याय के लिए तैयार। ले की आत्महत्या ने हमारी खोज को विफल कर दिया। कोई मुठभेड़ नहीं, कोई गवाही नहीं, अभियुक्त से कोई आमने सामने नहीं, प्राधिकार के सामने कोई सत्यता व्यक्त नहीं की गई, कोई रिहाई नहीं, कोई समाधान नहीं। न्याय से परहेज बचे लोगों, अभियोजकों और न्यायाधीशों में निराशा। फिर भी मुकदमा जारी रहा, बावजूद इसके सबूत पेश किए गए। दस्तावेजों ने गवाहों की आवाज का काम किया, तस्वीरों ने हालात को दर्शाया, आंकड़ों ने मृतकों की संख्या को पुष्ट किया। गवाही बे मानी बचे लोगों के बिना भी अपराध साबित हो सकता था, लेकिन बचे लोग एक पल के हकदार थे, आवाज चाहते थे, टकराव की जरूरत थी। लेने उन सभी को नकार दिया। प्रभुत्व का अंतिम कार्य, सत्ता का अंतिम दुरूप योग। फैसले से बच गए, अपमान से बच गए, पीड़ितों से बच गए। फिर भी लेके बचाव पक्ष के वकील ने रणनीति बनाई। सबूत पुख्ता थे, अपराध स्पष्ट थे, बचाव के विकल्प कम थे। उच्च आदेश, बचाव पक्ष वर्जित। नूर हलंतनबर्ग चार्टर के अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि सरकारी आदेशों के तहत काम करना बचाव प्रदान नहीं करता है, लेकिन सजा को कम कर सकता है। यह अपराध को समाप्त नहीं कर सकता। क्रांसब्यूलर ने केली द्वार हाँ निदान किए गए मस्तिष्क क्षति वाले एक प्रतिवादी के लिए एक शमन रणनीति तैयार की। यह सबूत कम क्षमता और संभावित कम दोषीपन का सुझाव देने के लिए प्रस्तुत किया गया था, संभवतः आजीवन कारावास के पक छ में मौत की सजा से बचने के लिए। हालांकि अपराध के भारी सबूतों के कारण इस रणनीति को कमजोर माना गया था, बचाव पक्ष तैयार नहीं था, क्योंकि ले ने रणनीति के बारे में कभी नहीं सुना या उसे मंजूरी नहीं दी थी। अभियोग के 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। अप्रयुक्त बचाव पक्ष की फाइलें संग्रहीत कर दी गईं, जिससे यह अनुत्तरित प्रश्न रह गया कि क्या मस्तिष्क क्षति ले को बचा सकती थी। केली ने अनुमान लगा या कि ऐसा हो सकता है। मुकदमे में और भी जानकारियां सामने आती। मजदूर मोर्चे की अंदरूनी कार्यप्रणाली उजागर होती। ले से पूछताछ होती। जैक्सन की जिरह कठोर और सूक्ष्म थी, जिसमें दस्तावेजों, आदेशों और हस्ताक्षरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपने इस पर कब हस्ताक्षर किए और तब आपको क्या पता था? जैसे सवाल बार बार पूछे गए। आपने इसे मंजूरी क्यों दी और आपको किसने क्या बताया? भी पूछताछ का हिस्सा थे। यह जांच एक चरणबद्ध पुनर्निर्माण थी, जिसमें कोई छूट या बचाव का रास्ता नहीं था। जैक्सन द्वारा गोरिंग से की गई जिरह 11 दिनों तक चली। हिटलर रीच और उनके कार्यों का बचाव करन है के बावजूद गोरिंग को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। गोरिंग की तुलना में ले कम स्पष्टवादी, हकलाते और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। मस्तिष्क क्षति स्पष्ट थी, जो उनके मुकदमे के दौरान और भी स्पष्ट होती। हालांकि हस्ताक्षरित दस्तावेजों, जारी आदेशों और किए गए अपराधों के कारण उनका अपराध स्पष्ट रहा। अभियोजन पक्ष अपने सबूतों, गवाहों और उनके स्वयं के रिकॉर्ड किए गए भाषणों और संरक्षित पत्रों के साथ उन्हें नष्ट कर देता। 1943 का भाषण। यूरोप में आखिरी यहूदी के नाश होने तक संघर्ष न छोड़ने की शपथ ली। नरसंहार की वकालत के साक्ष्य के रूप में दर्ज और लिखित 1939 का विश्वास कथन। एडोल्फ हिटलर और राष्ट्रीय समाजवाद में विश्वास दैवीय हस्तक्षेप माना गया। पंथ जैसी भक्ति और कट्टरता, अभियोजकों के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता, अत्याचार करने की इच्छा और नाजी कट्टरता का प्रतीक साबित करने के लिए सभी आवश्यक तत्व। आत्महत्या नोट में हिटलर के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त की गई थी। मेरी इंगा और मेरे फ्यूहरर के प्रति अब भी वफादार, अब भी अर्पित, अब भी नाजी। अटल विचारधारा। मुकदमे में इस सबूत का इस्तेमाल किया गया होगा। इसे जूरी, जजों और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया होगा।
यह नाजी मानसिकता का प्रतीक है। यही वह है जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर ले मौजूद होते तो वे एक स्टार कलाकार होते, लेकिन उनकी जगह गोरिंग ने ले ली। पश्चातापी न विद्रोही और अंत तक वफादार, दोनों को दोषी ठहराया गया। सजा सुनाई गई और साइनाइड के साथ फांसी के फंदे से बच निकले। अपनी वफादारी, अवज्ञा और फांसी से बचने में समान, दोनों ने अपनी शर्तों पर दम तोड़ा। दोनों ने न्याय को नकार दिया। इसका परिणाम पूर्ण विजय हुआ। जर्मन मजदूर मोर्चे का हश्र के संगठन जैसा ही हुआ, जो मई 1945 के बाद भंग हो गया, जब कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया, रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए और 2-5 करोड़ सदस्य बिखर गए। संपत्तियां जब्त कर ली गईं, बैंक खाते जब्त कर लिए गए, संपत्तियां जब्त कर ली गईं और मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई। एकत्रित दस्तावेज साक्ष्य बन गए, जिनमें 12 वर्ष होन की अवधि में व्यापक रूप से फैली श्रम मोर्चे की फाइलें शामिल थीं, जिनमें हजारों दस्तावेज, आदेश, रिपोर्ट, आंकड़े, पत्र, ज्ञापन, अनुबंध और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल थे। ये सभी नूर्नबर्ग अभियोजकों अनुस्वर द्वारा महीनों तक सूचीबद्ध करने के लिए सुरक्षित रखे गए थे। जर्मन दक्षता का बारीकी से दस्तावेजीकरण किया गया, जिससे विदेशी श्रमिकों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार का खुलासा हुआ। फाइलों ने एक व्यवस्थित शोषण का खुलासा किया, जिसमें शिविर संचालन और मृत्यु दर, अर्जित लाभ और हस्तांतरित धन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। श्रमिक शिविर शुल्क लेते थे, कारखाने ये शुल्क चुकाते थे, जिसका एक हिस्सा एसएस को जाता था। लाभ साझाकरण योजना ने औद्योगिक हत्या को लाभदायक बना दिया, जैसा कि वित्तीय रिकॉर्ड से पुष्टि होती है। जब श्रमिक भूख से मर रहे थे और कैदी मर रहे थे, लेने धन इकट्ठा किया, एक हवेली बनाई, कई संपत्तियां हासिल की और एक शानदार जीवनशैली जी। साथ ही परिवार बिखर गए। भ्रष्टाचार और क्रूरता एक साथ मौजूद थे और सबूत दोनों को प्रमाणित करते थे। उसे 2 बार दोषी ठहराया जाता, एक युद्ध अपराधी और एक चोर के रूप में, एक हत्यारे और मुनाफाखोर के रूप में चिन्हित। उसे हर मामले में दोषी पाया गया। अन्य प्रतिवादियों ने खुद को अलग करने की कोशिश की। स्पीयर ने होलोकॉस्ट के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया, यह कहते हुए कि उनका ध्यान उत्पादन पर था, विधियों पर नहीं, और परिस्थितियों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया। हालांकि दस्तावेजों ने इसके विपरीत साबित किया। उन्होंने शिविरों का दौरा किया, परिस्थितियों को देखा और विस्तार को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर में वृद्धि हुई। इसके बावजूद उन्हें दोषी ठहराया गया और 20 वर्ष की सजा दी गई। उन्होंने अपनी पूरी सजा पूरी की और 1966 में रिहा हुए। प्रकाशित संस्मरण आंशिक रूप से छुपाया गया अपराध, सामान्य गलत काम कबूल किया, लेकिन विशिष्ट जानकारी से इनकार किया। सजा से बचने में रणनीति आंशिक रूप से ही प्रभावी रही। फांसी से बच निकला, जेल की सजा काटी, बच निकला। ले इस योजना का संचालन नहीं कर सकते थे। बहुत अधिक सबूत थे, बहुत सारे हस्ताक्षरित दस्तावेज थे और उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न है। इनकार या बहाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। श्रम मोर्चा उनका निर्माण था, दास श्रम का उपयोग उनका कार्यक्रम था और वे परिणामी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। कोई दूरी या अज्ञानता उन्हें जवाब दे ही से नहीं बचा सकती थी। उनके पास केवल विकल्प थे, अपराध, सबूत, फैसला, सजा और मौत। अभियोग के 3 दिन बाद उन्होंने सबूतों की सूची पढ़ी और गवाहों के नाम पहचाने। उन्होंने संभावित परिणाम की गणना की, एक विकल्प चुना। ऊतक खंडों में, उनके ललाट खंड में दीर्घकालिक गिरावट के संकेत दिखाई देते हैं, जिसका कारण 1920 के दशक से दशकों तक अत्यधिक शराब का सेवन है, जिससे पता चलता है कि मस्तिष्क क्षति शराब की लत के साथ उनके 30 साल के संघर्ष का एक अपरिहार्य परिणाम था। ललाट पाली निर्णय
आवेग नियंत्रण, निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्षति से अनियमित कार्य, हिंसक विस्फोट और गलत न निर्णय हो सकते हैं, लेकिन यह विचारधारा या नाजियों में शामिल होने या दास प्रथा स्थापित करने जैसे विकल्पों को निर्धारित नहीं करता है। ऐसे विकल्प जानबूझकर और बुरे होते हैं, भले ही मस्तिष्क क्षति हुई हो। चिकित्सा स्पष्टीकरण किए गए अत्याचारों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन यह नैतिक गलत काम करने का बहाना नहीं है। केली ने सक्रिय रूप से इस विकृति का पीछा किया, जिसने उनके द हलन द्वारा किए गए भयावहता को प्रभावित किया। यह समझाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि नाजियों ने अपनी विचारधारा या कार्यों को क्यों चुना, न ही उन्होंने अभियान क्यों जारी रखा। उन्होंने किसी भी मस्तिष्क क्षति की परवाह किए बिना चुनाव किए और परिणामों को स्वीकार किया। फैसला, सजा और अपराध अपरिवर्तित रहते हैं, केवल निष्पादन की विधि भिन्न होती है। 1946 में अदालत द्वारा आदेशित से अक्टूबर 1945 में अनुस्वर स्वप्रशासित तक विलंबित, लेकिन न्याय से वंचित नहीं। आधुनिक विश्लेषण इस निष्कर्ष का समर्थन करता है। 21वीं सदी के तंत्रिका वैज्ञानिकों ने उन्नत इमेजिंग, रासायनिक विश्लेषण और आणविक मार हलनकरों की पहचान जैसी परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करके स्लाइडों का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों से पता चला कि व्यक्ति के ललाट पाली का क्षरण हुआ था, हालांकि यह पूर्ण नहीं था। व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता और समझ अभी भी बरकरार थी, जिससे नैतिक तर्क, निर्णय लेने और जवाबदेही की क्षमता बनी रही। समकालीन फैसला ऐतिहासिक फैसले से मेल खाता है। मस्तिष्क क्षति दोषमुक्त नहीं करती, बल्कि दोष को कम करती है। अगर आज इस मामले की सुनवाई होती, तो दोषसिद्धि, स्पष्ट अपराध और स्पष्ट दोषसिद्धि के भारी सबूतों के कारण शायद यही नतीजा निकलता, मौत की सजा निश्चित रहती। संक्षेप में, वैज्ञानिक रिकॉर्ड, नैतिक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रिकॉर्ड सभी एक ही दिशा में ले जाते हैं। अपराध, जिम्मेदारी और न्याय की मांग, लेकिन आत्महत्या द्वारा इनकार कर दिया गया। अपराध की पुष्टि हो गई। इतिहास फैसला सुनाता है, विज्ञान पुष्टि करता है, नैतिकता निंदा करती है। रॉबर्ट ले को युद्ध अपराधी, हजारों लोगों का हत्यारा, लाखों लोगों को गुलाम बनाने वाला, आत्महत्या से बचने वाला वर्गीकृत किया गया, हमेशा के लिए दोषी। उसकी कब्र का स्थान दशकों तक छिपा रहा। नूर्नबर्ग के अधिकारियों ने नवनाजी तीर्थयात्राओं, संभावित तीर्थस्थल निर्माण और स्मारक निर्माण की आशंकाओं के कारण जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। आज भी वही चिंताएं बनी हुई हैं। फांसी दिए गए युद्ध अपराधियों का आमतौर पर अंतिम संस्कार किया जाता है और राख को गुप्त रूप से बिखेर दिया जाता है, बिना किसी कब्र के निशान या दर्ज स्थानों के। हालांकि ले को दफनाया गया था, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सुद फ्राइडहोफ कब्रिस्तान में कहीं उनकी कब्र छिपी हुई है, अचिन्हित, बिना क्रमांक वाली। अज्ञात नागरिकों के अवशेषों के बीच लेने विरासत की तलाश की, एक संगठन बनाया, लाखों लोगों को आदेश दिया और एक राष्ट्र को आकार दिया। फिर भी उन्हें इसके बदले गुमनामी मिली, एक अचिन्हित कब्र, एक अज्ञात स्थान, एक भूला दिया गया आदमी। ऐतिहासिक नोट, आत्महत्या का रिकॉर्ड फाइल संख्या 21। दोषी के लिए खाली कुर्सी, फरार व्यक्ति से अभियुक्त बना व्यक्ति मृत पाया गया, अब नाजी नहीं रहा। सिर्फ एक तथ्य, ठीक वैसा ही जैसा उसने दूसरों के साथ किया था। पूर्ण न्याय हुआ। जिस व्यक्ति ने लोगों को गायब किया, वह स्वयं गायब हो गया। जिसने पहचान मिटाई, उसने स्वयं को भी मिटा दिया। गुमनाम मौतों का रचिता, गुमनाम रूप से मरा। प्रतीकात्मक पूर्ण अंतिम कॉर्नेल अभिलेखागार में 1998 में अंतिम रिकॉर्ड मिला। आत्महत्या की रिपोर्ट कर्नल एंद्रस मुख्यालय गए। विस्तृत समयरेखा का पुनर्निर्माण गार के बयानों का मिलान किया गया। मेडिकल
रिपोर्ट संलग्न की गई तस्वीरें, संलग्न कोठरी का अंदरूनी भाग, शरीर की स्थिति, तौलिए का लेआउट, सभी का हिसाब, अमेरिकी परिश्रम और जर मन परिशुद्धता का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट निर्णायक, आत्महत्या का तरीका पहचाना गया, समय रेखा स्थापित, सुरक्षा खामियां उजागर, सुधारात्मक उपाय सुझाए गए, फिर भी मुख्य रहस्य कायम रहा। 24 अक्टूबर ही क्यों? अभियोग के 3 दिन बाद, पहले नहीं, बाद में नहीं, समय का वह विशिष्ट क्षण। रिपोर्ट ले कि आत्महत्या के समय या प्रेरणा के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं देती। उनके अंतिम नोट्स शर्म, पीड़ा और ईश्वर के संदर्भ का संकेत देते हैं, लेकिन उनके विशिष्ट कारण, गणना या सटीक समयरेखा पर कोई स्पष्टता नहीं देते। क्या आत्महत्या की योजना गिरफ्तारी से पहले ही बना ली गई थी, या उन्होंने अभियोग की पुष्टि का इंतजार किया था? क्या उन्हें लिखित आरोपों, साक्ष्यों या निर्विवाद प्रमाणों की आवश्यकता थी? ये प्रश्न अनुत्तरित हैं, लेने कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़ा। उनकी कब्र पर कोई ना हिशान नहीं है। उनके अंतिम इरादे अज्ञात हैं। अपूर्ण मनोरोग, मूल्यांकन, भावनात्मक अस्थिरता, बौद्धिक दुर्बलता और नैतिक कमी का संकेत देता है। फिर भी ले वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध, कट्टर वफादार और पश्चातापहीन थे। उन्होंने खुद को एक पीड़ित के रूप में, अपने खिलाफ आरोपों को अन्यायपूर्ण और अपने आरोप लगाने वालों को सत्ता का दुरुपयोग करने वाले के रूप में देखा। पश्चाताप या अपराधबोध अनुपस्थित था। उसकी जगह पूर्ण भ्रम ने ले ली। केली ने 1945 की गर्मियों में ले के साथ कई साक्षात्कार किए, बातचीत, अवलोकनों, परीक्षणों का संचालन और एक पूर्ण प्रोफाइल के लिए डेटा एकत्र किया। हालांकि यह कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। आत्महत्या बीच में आ गई। केली ने अपने नोट्स सुरक्षित रखे, जिससे लेके जटिल व्यक्तित्व की केवल खंडित समझ ही प्राप्त हुई। अटूट इनकार, सत्य से अलगाव। केली ने इसे दर्ज किया। गिलबर्ट सहमत हुए, दोनों मनोचिकित्सक सहमत हुए। लेने तथ्यों को स्वीकार किया, व्याख्याओं को खारिज किया, अपने कार्यों को जानते थे, उनकी गलतता से इनकार किया। वैचारिक विस्मृति का एक मॉडल, नाजी मानसिकता के समान नूर्नबर्ग द्वारा लड़ी गई मानसिकता का एक मॉडल। केली का लक्ष्य इसे उजागर करना था। न्यायाधीशों, विश्व दर्शकों के लिए इरादा अवसर कभी साकार नहीं हुआ। आत्महत्या हलंत्या से अध्ययन, बाधित प्रोफाइल, अधूरी डेटा एकत्र किया गया, विश्लेषण जारी है। सुझाया गया निष्कर्ष सत्यापित नहीं है। ले इससे भी बचने में कामयाब रहे। मनोवैज्ञानिक जांच से बच गए, सार्वजनिक आलोचना से बच गए।